हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना जो नेक्स्ट वन टॉपिक है, दैट इज़ सेल डिवीज़न का ही हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। अभी तक सेल डिवीज़न में हम लोग मियोसिस की ओर बढ़ चुके थे। मियोसिस में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मियोसिस में कौन कौन से फेजेस होते हैं। ओके, मियोसिस को काफ़ी अच्छे से हमें समझना है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारा आता है। और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को इसी तरह से मतलब पसंद करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए इसे, ठीक है। अगर आप लोगों को बेनिफिट होगा तो आप लोग अगर किसी और को भी शेयर करें तो उन्हें भी बेनिफिट हो सकता है इन वीडियोस से। कुछ तो वो पढ़ पाएंगे, कुछ तो वो समझ पाएंगे, लोग जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। बायोलॉजी ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ना पसंद करते हैं और जो लोग बायोलॉजी लेते भी हैं वो भी बस ऐसे ही पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए कि हमारे इस सिंपल वे में समझाए हुए टर्म को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग फॉरवर्ड कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए इसे, ठीक है। तो क्या मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल कॉमन तरीके से, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि हमेशा बहुत ज़्यादा हाई फाई बन के नहीं रहना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो मैं भी वो काम नहीं कर रही हूँ आप लोगों के सामने। मैं ज़्यादातर सिंपल वे में ही आप लोगों को समझा रही हूँ हर एक टॉपिक। ओके, कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सिंपल से सिंपल थिंग भी, मतलब हार्ड से हार्ड थिंग भी सिंपल वे में समझ में आ जाए। ओके, तो इसलिए अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर कोशिश कीजिए शेयर करने का और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। ओके, तो क्या है हमारा टॉपिक, उसे हम लोग अब लेकर के चलते हैं बहुत ही सिंपल वे में। क्या है? मियोसिस वन। ओके, मियोसिस वन जिसके फेजेस हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। मियोसिस वन जो होता है, मियोसिस जो होता है, मियोसिस उसमें आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि एक इंटरफेज होता है, मतलब प्रिपरेशन स्टेज होता है। प्रिपरेशन के लिए ओनली वन स्टेज होता है, बट डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस के लिए दो स्टेजेस होते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में एक लाइन में अच्छे से बताया गया है। मैंने वो आप लोगों को बताया भी था रीड करके कि क्या था। 2 बार न्यूक्लियस का डिवीज़न इसमें होता है। ओके, और वो 2 बार न्यूक्लियस के डिवीज़न के कारण प्रोसेस क्या होता है हमारा कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में डिवाइड हो जाता है कि नहीं। और उसमें जो मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 में हम लोग जो सेल लेकर चल रहे थे, हम लोग कौन सा सेल लेकर चल रहे थे? हम लोग सेल लेकर चल रहे थे 2n। हम लोग हमेशा कौन सा सेल लेकर चलेंगे? डिप्लॉयड सेल लेकर चलेंगे। और वो भी ये सेल कैसा सेल है? मियोसाइट सेल है। क्या सारे डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगा? नहीं, ये हमेशा मियोसाइट सेल में ही होगा। जो मियोसिस पॉजेस कर सकता है उसमें होगा। ओके, और ये ऑलवेज गैमेट्स ही प्रोडक्शन करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेल जब मियोसिस के तरफ बढ़ा है तो पहले तो इसमें क्या होगा कि आप जान सकते हैं, इसमें पहले इंटरफेज हुआ। इंटरफेज में क्या हुआ? इसमें प्रोसेस ये हुआ कि जो इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो 2n था और नंबर ऑफ जो C वैल्यू था वो 2C था, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आगे चल के हमारा एस फेज से गुजरेगा। एस फेज में मैंने आपको बताया था कि एस फेज में जो होता है डीएनए क्या हो जाता है? रेप्लिकेट हो जाता है, मतलब 4C में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हमारा C वैल्यू 4C में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। और वही जब हमारा आगे चल के मियोसिस 1 करेगा, मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न फर्स्ट टाइम जब वो करेगा, तो उसमें कुछ फेजेस के बाद, कौन से फेजेस होंगे? इसके भी कुछ स्टेजेस है ना, मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, देन टीलोफेज 1 है। जो हम लोगों ने माइटोसिस में किया था वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, बट यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से है। क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से है, थोड़ा सा लंबा ये टाइम लेता है करने में। ओके, और इसमें भी आपका जो प्रोफेज 1 है वो काफ़ी लंबा स्टेज है जिसे मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, प्रोफेज 1 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्रोफेज 1, क्योंकि ये प्रोफेज 1 काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, बहुत लंबे टाइम तक ये चलता है। ओके, हर सेल में, हर मियोसाइट सेल में। ओके, तो यहाँ हुआ क्या? प्रोफेज 1 होगा, फिर मेटाफेज 1 होगा, फिर एनाफेज 1 होगा, फिर टीलोफेज 1 होगा। ये होने के बाद जो हमारा सेल प्रोडक्शन होगा वो क्या बन जाएगा? यही सेल हमारा रिडक्शनल डिवीज़न करेगा और ये बना देगा N एंड N, 2 सेल्स बनाएगा। कौन से स्टेज में? ये होगा हमारा मियोसिस 1। ओके, ये होगा हमारा मियोसिस 1 जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं।
और यही दोनों सेल्स, ये दोनों सेल्स अलग नहीं होंगे, ये दोनों सेल्स एक साथ रहेंगे। इसे हम लोग कहते हैं डियाड। क्या कहते हैं? इन दोनों सेल्स को जो ये एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, इन दोनों का एक साथ कॉम्पोजिशन को हम लोग डियाड कहते हैं। और फिर यही दोनों सेल्स आगे चल के क्या करेंगे, ये 2 सेल्स बनाएंगे और ये भी 2 सेल हमारा बनाया और ये भी हमारा 2 सेल बनाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी ध्यान से आप लोग देखिएगा बातों को, जो मैं आप लोगों को एकदम क्लियर वे में समझाने वाली हूँ। देखिए ये 2n था, 2n से मियोसिस 1 किया तो n बनाया, आई बात समझ में, n सेल्स बनाया। मतलब कि इसमें हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ओके, वैसे का वैसे ही नहीं, मतलब हाफ हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और साथ ही साथ हमारा C वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और फिर वो जब आगे जाएगा, आगे का कंडीशन क्या हो जाएगा, जब दूसरी बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा, दैट इज इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे मियोसिस 2। क्या कहेंगे, इसे हम लोग मियोसिस 2 कहेंगे। जब दूसरी बार डिवाइड किया इसने, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखिए n से n में ही कन्वर्शन हो रहा है। आ रही है बात समझ में? n से n में ही कन्वर्शन हो रहा है, मतलब कि कैसा डिवीजन हो रहा है, इक्वेशनल हो रहा है। कैसा हो रहा है, इक्वेशनल। इसलिए तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। कैसा है, जस्ट लाइक माइटोसिस है। जैसे माइटोसिस में होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जस्ट लाइक इसमें भी होता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। क्या कहेंगे हम लोग, सबको डबल 2-2 करके नाम दे देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मियोसिस 2। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 का भी हम लोग एक स्टेज आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज प्रोफेज 1। ओके, तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को मेरे हिसाब से डाउट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे कि मियोसिस 1 क्या होता है, देन मियोसिस 2 क्या होता है। ये मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल और ये मियोसिस 2 होता है इक्वेशनल। ओके, आप लोग इस हमारे वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक कीजिए, इतना पसंद कीजिए, समझिए इन बातों को कि मतलब हमें भी मोटिवेशन मिले कि और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वे में समझाने की कोशिश करूं। ओके, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को इतने डिटेल में, इतने अच्छे से नॉर्मल वे में समझा रही हूँ और मेरे वीडियो से बहुत से बच्चों को बेनिफिट्स हो पाए। ठीक है, इसलिए मैं और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि हम लोग पूरा मतलब लिख करके बताएं आप लोगों को कि क्या है, बट फिर भी स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना आसान ढंग से आप लोगों को समझा पाएँ। ओके, तो इस तरह से अगर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा तो हर एक पॉइंट आपको ईजिली समझ में आएगा कि क्या है, और ये डायग्राम के थ्रू तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो क्या है सो देखिए अब हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा प्रोफेज 1 जो स्टेज है, प्रोफेज 1 हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फर्दर डिवाइडेड इन 5 फेजेस। फर्दर डिवाइडेड इन 5 फेजेस क्या क्या था हमारा, सबसे पहला था लिप्टोटीन, देन और क्या था हमारा, दैट इज जाइगोटीन, देन नेक्स्ट क्या था हमारा, दैट इज पेकिटीन, देन पेकिटीन के बाद हमारा क्या था, दैट इज डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ओके, डायकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या है इनमें वो देखिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए हमारा जो लिप्टोटीन स्टेज है, सबसे पहली बात तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रोफेज में है क्या, हमारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो चुका है। ओके, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हमारा स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल अगर आपसे मैं पूछूं क्या लिप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो चुका होगा, नो, क्योंकि अभी इतने सारे स्टेजेस बाकी हैं, है कि नहीं, तो फुल कंडेंसेशन नहीं हुआ है। ओके, फुल कंडेंसेशन नहीं हुआ। हम लोग जानते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, गोल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाता है, होता है कि नहीं। माइटोसिस में हम लोगों ने ये किया था, बट यहाँ क्या है, यहाँ जो हम लोग फर्स्ट स्टेज करेंगे लिप्टोटीन में ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट हो जाएगा, बट
गायब नहीं होगा वो। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ बनाया है, देखिए ध्यान से स्ट्रक्चर को। यहाँ मैंने ये न्यूक्लियर एनवेलप बनाया है जो कि कैसा है, फ्रेगमेंटेड है। कैसा है, फ्रेगमेंटेड है। स्पॉट स्पॉट मैंने बनाया है, कंप्लीट एनवेलप मैंने नहीं बनाया क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ हो चुका है। साथ ही साथ और क्या है, इसका जो क्रोमोसोम है इसमें हम लोग कहते हैं कि थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम है। यहाँ पे कैसा है, थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम है लिप्टोटेन स्टेज में, थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ओके क्रोमोसोम। और क्या है, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अभी स्टार्ट ही जस्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो इसलिए हमारा क्रोमोसोम थिनेस्ट दिख रहा है, पतला दिख रहा है, क्लियरली विजिबल अच्छे से नहीं है। वो कैसा है, जाल की तरह दिखाई दे रहा है। कैसा दिख रहा है, एक मतलब कि वो सेंट्रियोल की तरफ खींचा जाने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियस से निकलने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो क्या है कि ये इस तरह से एक बुकेट की तरह स्टेज बना रहा है, तो इसलिए हम लोग इस स्टेज को कहते हैं बुके स्टेज। कौन सा स्टेज है, बुके स्टेज। और किसके केस में, एनिमल के केस में। दिखाई दे रहा है आपको क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक है, थिनेस्ट है और लॉन्गेस्ट है। ओके, और ये कैसा स्टेज बना रहा है, ये बुके स्टेज बना रहा है। तो द स्टेज दैट इज कॉल्ड बुके स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज लिप्टोटेन। ओके, लिप्टोटेन। इसमें और भी कुछ स्पेशल नहीं है हमें बताने के लिए। नेक्स्टली जब ये सेकंड स्टेज पर जाएगा तो सेकंड स्टेज पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्रोमोसोम थोड़ा सा कंडेंस हो गया है। ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल है। और यहाँ पर भी एक स्पेशल काम होता है, जाइगोटीन के टाइम कुछ स्पेशल काम होता है। आपको एक टर्म लर्न करना होगा, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम, बाइवेलेंट, ये सारा कुछ टर्म्स है जो इसमें आपको समझने हैं जी। ये कौन सी स्टेज में, जाइगोटीन में। ओके, देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है दो क्रोमोसोम जब एक ही कैरेक्टर को कैरी किए हुए हैं, ओके, और पेयर बनाते हैं तो उसे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। कैसा है, सेम कैरेक्टर्स का, सेम कैरेक्टर का क्रोमोसोम होता है। ओके, टू क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं सेम कैरेक्टर क्रोमोसोम्स। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 4 क्रोमोसोम बना के दिखाया। कितने क्रोमोसोम है इस स्ट्रक्चर में, 4 क्रोमोसोम है। ओके, 4 क्रोमोसोम, चारों में मैंने दिखाया। एक तरह से मैंने लिया है, इसमें मान लेते हैं हम लोग लंबाई का टर्म को ले लेते हैं और एक कलर को ले लेते हैं। ओके, गोरा काला एंड लंबाई लॉन्ग एंड ड्वार्फ। ओके, हम लोग ये 2 टर्म्स लेते हैं। ऊपर वाले में मैंने 2 क्रोमोसोम्स बनाए, एक व्हाइट एक ब्लैक, आपको दिखाई दे रहा है, एक व्हाइट क्रोमोसोम एक ब्लैक क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों मान लेते हैं कि कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, कलर, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए, सेम कैरेक्टर को लेके चल रहा है। कलर, एक क्रोमोसोम है जो मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, गोरे लोगों को दिखा रहा है, गोरा कैरेक्टर दिखा रहा है, और एक क्रोमोसोम जो है वो काला कैरेक्टर दिखा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो दिखा रहा है इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि पेयरिंग बन रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग बन रहा है। आप लोगों को मियोसिस के पहले लाइंस में मैंने कल लास्ट डे आप लोगों को बताया था कि पेयरिंग इसमें किसका होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है। समझ में आई बात? और होमोलोगस क्रोमोसोम में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम में ही होगा, और वो भी कौन से पार्ट में, दैट इज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। अब वो भी मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखिए मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम बनाया, एक ये है एक ये है, समझ में आ रही है बात? ये दोनों क्रोमोसोम मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ओके, अब इसमें सिस्टर क्रोमेटिड कौन है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन है, उसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना। देखिए अगर मैं बोलूँ कि दिस वन एंड दिस वन, क्या ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं या सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं? क्या है, देखिए यहाँ पे ये वाला तो इस फर्स्ट क्रोमोसोम का पार्ट है और ये जो क्रोमेटिड है ये सेकंड क्रोमोसोम का पार्ट है। ओके, तो सिंस कि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स का पार्ट है तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, कैसा कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, और यही अगर हम लोग बोलें कि दिस वन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अगर हम लोग लें तो ये कैसा क्रोमेटिड्स हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस्टर
क्रोमेटिड्स, ओके, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सीधी सीधी बात आपको यही एनसीईआरटी में बताया गया है कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है, ओके, बात समझ में आई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मियोसिस के कारण ही वेरिएशंस आते हैं, ओके, मियोसिस के कारण ही वेरिएशंस आते हैं। अब आप लोग ही सोचिए, अगर एक ही टाइप के जनरेशन में क्रॉसिंग कराया जाए तो क्या वेरिएशंस आएंगे, क्या पॉसिबिलिटी होगी? नो, हमेशा जब भी क्रॉसिंग होगी तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग मतलब अलग अलग वेरिएशंस में हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे तभी हमारा क्या निकलेगा, नया जनरेशन फॉर्म होगा। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ये गोरा का क्रोमोसोम, ये काला का क्रोमोसोम, इन दोनों का जो क्रोमेटिड्स है वो आपस में क्रॉस होगा तभी तो नया जनरेशन बनेगा ना, ओके, तभी तो नया जनरेशन बनेगा। क्या हम लोग अगर गोरे माँ बाप के बच्चे हैं तो गोरे ही बच्चे बनते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना, बच्चों का कलर डिफ़र कर जाता है, किसी न किसी तरह से डिफ़र कर जाता है। क्यों डिफ़र कर जाता है? क्योंकि उनमें चेंजेस आ गए हैं, उनके क्रॉसिंग हो चुका है सेल्स का, ओके। तो क्रॉसिंग वो कब होता है? ये मियोसाइटिक स्टेज में ही होता है क्रॉसिंग, ओके। अब ये क्रॉसिंग क्या है इसे भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ पे एक टर्म दिखाता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दिस वन, अगर इन दोनों का क्रॉसिंग कराया जाए तो क्या ये राइट है मियोसिस में? नो, नहीं है राइट, क्योंकि ये एक ही पेरेंट के बच्चे हैं, ओके। समझ लीजिए कि एक ही पेरेंट है, ये क्रोमोसोम एक सिंगल पेरेंट का क्रोमोसोम था, उसके दो मान लीजिए कि बेबीज हैं, तो क्या ये दोनों बेबीज में क्रॉसिंग हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा करा सकते हैं। लेकिन यही यहाँ पे ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, ठीक है, इसके साथ हम लोग क्रॉसिंग करा सकते हैं, ओके। तो यही वाला टर्म हमारे एनसीईआरटी में बताया गया है कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। किस में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स में, ओके। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है हम लोगों के। तो देखिए अब आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा टर्म्स। अब देख लीजिए हम लोग इसे और अच्छे से क्लियरेंस करते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जाइगोटिन स्टेज में होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पेयरिंग बनता है। किसका पेयरिंग बनता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ओके, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनता है। अब क्या होगा यहाँ, पेयरिंग कैसे बनता है? पेयरिंग बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस, बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस, ओके, साइनेप्सिस प्रोसेस से बनता है। अब ये साइनेप्सिस क्या है वो भी मैं बता दूं आप लोगों को। साइनेप्सिस है कि वो प्रोसेस जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, ओके, नज़दीक आ जाते हैं बाय द साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। किससे आते हैं? देखिए दीज आर, ये क्या है? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ओके, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू आ जाते हैं। और साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या है? 3 थ्रेड ऑफ डीएनए, ओके। क्या है ये? देखिए यहाँ देखिए, ये एक ये एक क्रोमोसोम था, ये एक क्रोमोसोम था, ओके, दोनों आपस में होमोलोगस है, सेम कैरेक्टर को लिए हुए हैं। इन दोनों के बीच देख रहे हैं आपको, आप लोग दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि ये क्या है, ये दोनों आपस में खींचे चले आ रहे हैं, ओके, खींचे चले आ रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। तो ये जो नज़दीकी बढ़ रही है, ये नज़दीकी किसके कारण बढ़ रही है? एक कॉम्प्लेक्स के कारण जिसका नाम है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, जो कि किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ, 3 थ्रेड्स ऑफ डीएनए से बना हुआ वो कॉम्प्लेक्स है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ये कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस करेगा जिसे हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस, ओके। तो साइनेप्सिस अकर्स इन विच स्टेज? तो हम लोग कहेंगे जाइगोटीन। किस स्टेज में हुआ साइनेप्सिस? जाइगोटीन स्टेज में हुआ, ओके। अब ये जाइगोटीन स्टेज में जो साइनेप्सिस हुआ, इसे ही हम लोग अच्छे से समझते हैं। हमारा हर एक स्टेज एक पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशलाइज्ड है, ओके, समझ में आई बात। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सी वैल्यू एंड एन वैल्यू क्या है, तो ये तो आप लोग को ईजिली आंसर आप लोग कर पाइएगा। सी वैल्यू एंड एन वैल्यू क्या है? क्या है यहाँ पे? हमारा एन वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4, ओके, एन वैल्यू 4 है। एंड सी वैल्यू क्या हो जाएगा? सी वैल्यू यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, ओके, 8, क्योंकि क्रोमेटिड्स तो 8 है ना यहाँ पे। अब उसी को थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पे बताया जाता है।
बाइवेलेंट और टेट्राड। ओके, बाइवेलेंट और टेट्राड क्या है देखिए, बाइवेलेंट और टेट्राड। एक्चुअली में ये बाइवेलेंट है क्या, देखिए ये है कॉम्पोजिशन ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या है, बाइवेलेंट में आता क्या है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, ये क्या बना रहा है, ये जो पेयरिंग हो रहा है, ये जो पेयरिंग हो रहा है बाई साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इससे बन क्या रहा है, इससे बन रहा है बाइवेलेंट। क्या बन रहा है, बाइवेलेंट, यानी 2 क्रोमोसोम्स का कॉम्पोजिशन। ओके, और ये बाइवेलेंट क्या है, ये बाइवेलेंट अपने अंदर क्या लिए हुए है, ये 4 क्रोमेटिड्स लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, 4 क्रोमेटिड्स। तो 4 क्रोमेटिड्स के कॉम्पोजिशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, टेट्राड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, टेट्राड। तो ये टेट्राड किसके लिए लिया जा रहा है नाम, ये लिया जा रहा है क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स के लिए, जो कि कितने हैं, 4 हैं। ओके, समझ में आई बात। बाइवेलेंट में क्रोमोसोम के लिए लिया गया बाई मतलब 2 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे टेट्राड किसके लिए लिया जा रहा है, क्रोमेटिड्स के लिए, जो कि 4 हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन अराइज होता है इस तरह से कि अगर एस फेज में 32 क्रोमोसोम था, ओके, 32 क्रोमोसोम, तो बताइए कि ये जाइगोटीन फेज में, ओके, जाइगोटीन फेज में बाइवेलेंट्स कितने बनेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बाइवेलेंट्स कितने बनेंगे, कितने बनेंगे बाइवेलेंट्स। सिंपल सी बात, आप पेयरिंग बना दीजिए क्रोमोसोम्स का। समझ में आई बात, इसका आधा कर देंगे, क्योंकि एस फेज में तो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो था, क्या वो आगे जाके बढ़ता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, ठीक है, नहीं बढ़ता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 था, तो 32 था तो हमारा कितना बन गया यहाँ पे बाइवेलेंट पे, यहाँ जाइगोटीन में आकर हमारा बाइवेलेंट कितना बन गया, 16 बन गया। ओके, यहाँ पे बाइवेलेंट बन जाएगा हमारा इक्वल टू 16, क्योंकि पेयर्स बन गए ना, 2 क्रोमोसोम आपस में नजदीक आ गए, एक दूसरे के करीब आ गए और अटैच हो गए साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से। ओके, तो इसलिए क्या हो गया कि यहाँ पे बाइवेलेंट आधा बन गया, मतलब 16 बन गया। अब वहीं पर हमारा क्वेश्चन होगा कि टेट्राड कितना बन रहा है, वो भी 16 बन रहा है, टेट्राड भी 16 बन रहा है। बट स्टिल अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे आपका क्रोमेटिड्स कितना बन रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, नंबर सिस्टर क्रोमेटिड्स कितने बन रहे हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा, इसका हम लोग डबल कर देंगे, 32 का डबल, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 64। क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स हमारे बन गए इक्वल टू 64। और यही होमोलोगस क्रोमोसोम पूछा जाए तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या आ जाएगा आंसर हमारा, होमोलोगस क्रोमोसोम आ जाएगा हमारा 16। ओके, 16 हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर है। अब देखिए, अभी से हम लोग करते हैं द नेक्स्ट वन टॉपिक, पेकिटिन। पेकिटिन में क्या है स्पेशलिटी, इसके लिए हम लोग देखते हैं पेकिटिन में स्पेशलिटी क्या है। पेकिटिन में एक स्पेशल वर्क होता है, क्या होता है देखिए, पहले यहाँ पे नज़दीकियाँ आई। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, नज़दीकियाँ आई, 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आ गए, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब बस आ गए। अब पेकिटिन में क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। समझ में आ रही है बात। अब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, हमारे घर में मेहमान आए। ओके, मेहमान आए, अभी तो बस आए ही थे, अभी तो बस नज़दीक आए ही थे, मतलब कि जाइगोटीन, अभी मेहमान आए ही थे, और उसके बाद रहते रहते वो घुल मिल गए। कुछ वो अपने तरीके का कुछ नया डिश बना रहे हैं, कुछ हम लोग अपने तरीके का नया डिश बना रहे हैं, हम लोग आपस में घुल मिल गए। ओके, तो वो जो घुलना मिलना हुआ वो क्या हो गया, वो पेकिटिन स्टेज में हुआ। आ रही है बात समझ में। बस वही चीज़ हमें समझनी है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारा। पेकिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है देख लीजिए, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया एकदम क्लीन एंड क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये पूरा व्हाइट क्रोमोसोम था, ये पूरा ब्लैक क्रोमोसोम था, घुलना मिलना इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि इसका एक ब्लैक भाग इसमें आ गया और इसका एक व्हाइट भाग इसमें चला गया, मतलब कि क्रॉसिंग हो गया। आ रही बात समझ में। इसका गोरापन इसके अंदर चला गया, इसका कालापन इसके अंदर चला गया। आ रही है बात समझ में। बस यही यहाँ पर हुआ, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्लियर है बात, क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन।
अब ये रिकॉम्बिनेशन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन चेंज हो गया बाबा। ये पूरा ब्लैक था, अब ये व्हाइट ब्लैक का कॉम्पोजिशन हो गया। ये पूरा ब्लैक था, ये व्हाइट ब्लैक का कॉम्पोजिशन हो गया। एकदम सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल नहीं है। क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन हो गया। ओके, अब इस रिकॉम्बिनेशन को कौन एक्टिवेट करता है? इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? दैट इज रिकॉम्बिनेज एंजाइम। आ रही है बात समझ में? एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम इसमें होता है जो कि इसे रिकॉम्बिनेज करता है, रिकॉम्बिनेशन करता है। ठीक है, नेक्स्टली अब हम लोग पेक्टिन में और क्या करेंगे? दैट इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन किस में हुआ? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन किस में हुआ? सिस्टर क्रोमेटिड्स में या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में? सीधी सी बात, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में हुआ कि नहीं? नॉन सिस्टर मैंने पहले ही आप लोग को डिस्कस कर दिया, समझा दिया है कि जब भी ये क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या ये लिखने की जरूरत है? आप लोग समझ जाइएगा इस बात को। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हुआ क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्टली जब हम लोग डिप्लोटीन में जाएंगे तो डिप्लोटीन में देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं जगह बनाती हूँ। डिप्लोटीन स्टेज में होता क्या है कि जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, ओके, क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ पे क्या होता है कि डी साइनेप्सिस हो जाता है। डी साइनेप्सिस का मतलब, जैसे साइनेप्सिस आपने देखा कहाँ हुआ था? साइनेप्सिस वो हुआ था जाइगोटीन स्टेज में। ओके, अब इस स्टेज में आते आते, डिप्लोटीन स्टेज में आते आते वो जो साइनेप्सिस था, जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था, मैंने बताया था, वो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग क्या लिखेंगे? डी साइनेप्सिस। ओके, क्या हो गया? डी साइनेप्सिस। आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स उसमें मैंने गायब कर दिया है। ओके, तो डी साइनेप्सिस तो हो गया, बट जो कॉम्बिनेशन था वो और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। क्या हो रहा है? जो रिकॉम्बिनेशन हुआ था वो कॉम्बिनेशन एक दूसरे को अटैच किए हुए है। क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, एक्स शेप बना चुके हैं। क्या किया? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तो गायब हो गया, बट देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका एक क्रोमेटिड और इसका एक क्रोमेटिड दोनों आपस में क्रॉस बना रहा है। क्या बना रहा है? क्रॉस मेड कॉल्ड कायस्माटा। क्या हो गया? यहाँ पे जो क्रॉस बन रहा है बिटवीन क्रोमेटिड्स, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो क्रॉस बन रहा है बाय द डी साइनेप्सिस। क्या हुआ? जब डी साइनेप्सिस हो गया मतलब सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तो गायब हो गया वहाँ से, मतलब कि वहाँ से वो जो डीएनए का थ्रेड था जो कि उसे अटैच करके बांधे हुए था, अभी तो रस्सी से ही बंधा हुआ था, अब वो रस्सी हट गया, लेकिन अट्रैक्शन तो अभी भी है। ओके, अट्रैक्शन तो अभी भी है। तो वो अट्रैक्शन के कारण जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बना हुआ है, जो क्रोमेटिड एक दूसरे से क्रॉस करके रखे हुए हैं, वो क्रॉसिंग कहलाता है कायस्माटा। ओके, क्या कहलाता है? कायस्माटा। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कायस्माटा फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है? डिप्लोटीन स्टेज में होता है। कौन से स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में। और ये वो स्टेज है जिसमें कि ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ओके, ये एक तरह से काफ़ी लंबे समय का स्टेज है। कितना है? लॉन्गेस्ट स्टेज है, लॉन्गेस्ट स्टेज। कई बार तो ये स्टेज 10-12 सालों तक मतलब रह जाता है, कंटिन्यूएशन रह जाता है इसका। ओके, तो यहाँ पे ये लास्ट करता है 10 से 15 सालों तक। मतलब ह्यूमन फीमेल्स होती है ना, ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है कि एग का डेवलपमेंट मतलब गेमिटोजेनेसिस तो बहुत पहले ही हो जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, मतलब मम्मा के पेट में अभी हम लोग हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तभी हमारा गेमिटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ओके, लड़कियों का, फीमेल्स का। जब गेमिटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया तो गेमिट्स बन रहे हैं। ओके, गेमिट्स बनना मतलब आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, मियोसिस हो रहा है। ओके, तो मियोसिस हो रहा है तो जो एग बनता है वो एग क्या होता है? गेमिट के रूप में उसको कन्वर्ट होना है ना, मेच्योर एग बनना है, लेकिन वो मेच्योरिटी की ओर नहीं बढ़ता है, उसे रोक दिया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों में फीमेल्स में एग्स बहुत पहले बन चुके होते हैं, लेकिन वो मेच्योर नहीं होते। मेच्योरिटी कब आती है? बाय द टाइम ऑफ एडोलेसेंसी। जब हम लोग 10-12 साल की एज में आते हैं लड़कियाँ,
तब हम लोगों में एडोलेसेंसी के टाइम हमारा एग मेच्योर होता है, ठीक है। तो वो जब हम oocyte के स्टेज में जब हमारा सेल रहता है ना, जब अर्ली स्टेज में रहता है, डिप्लोटीन स्टेज में उसे रोक दिया जाता है। क्या किया जाता है? अरेस्ट कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है। तो ये स्टेज क्या होता है? अरेस्ट द गैमेट्स, ठीक है, अरेस्ट द गैमेट्स, मतलब कब तक? फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम। और फॉर लॉन्ग टाइम कब से कब तक? लगभग 10 से 12 साल तक, 10 से 15 साल की एज तक ये अरेस्ट करके रखता है, 10 to 12 ईयर्स, ओके। यहाँ तक आपका जो एग सेल है वो अरेस्ट होकर रह जाएगा, उसके बाद फिर तो वो मैच्योर होने ही लगता है। उसके बाद हमारा आगे का स्टेज डाइकाइनेज स्टार्ट हो जाता है। आ रही है बात समझ? इतना लंबा प्रोसेस हमारा ये प्रोफेज 1 चलता है गेमेटोजेनेसिस के टाइम। हमारे अंदर की बात ये है, मतलब ह्यूमंस के अंदर की। और भी ऑर्गेनिजम्स में तरह तरह से होते हैं, मतलब लंबा टाइम के लिए यही वो स्टेज है जो लंबा टाइम के लिए रोक देता है, ओके। कौन सा स्टेज? डिप्लोटीन स्टेज। और डिप्लोटीन स्टेज का हमारे एनसीईआरटी के अनुसार क्या दिया हुआ है कि oocyte ऑफ वर्टिब्रेट्स, किस में दिखाई देता है ये? oocyte ऑफ वर्टिब्रेट्स में भी ये वही काम करता है। तो oocyte अभी मैंने बताया, वर्टिब्रेट्स तो हम लोग भी है ना, ह्यूमंस भी हैं। तो एक एग्जांपल ह्यूमंस का हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हमारे अंदर 10 से 12 साल तक ये स्टेज रुका रह जाता है, वैसे ही अदर वर्टिब्रेट्स में भी ये स्टेज काफ़ी लंबे समय तक रुका रह जाता है। लेकिन किसके, कौन से फेज में? oocyte स्टेज में, ठीक है। जब oocyte एग बनने के कगार पर है, ठीक है, जब मेन गेमिट बनने के कगार पर रहता है oocyte, तभी उसको रोक दिया जाता है कि अभी जरूरत नहीं है तुम्हें मैच्योर होने की, अभी और लंबा टाइम तुम रहो, जब तक तुम्हारा एडोलेसेंसी नहीं आ जाएगा तब तक वो आगे का काम नहीं करेगा, ओके। बात समझ में आई? तो ये है हमारा डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में यही बस खासियत है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। लास्टली डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस क्या है? डाइकाइनेसिस वो स्टेज है जहाँ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। आ रही है बात समझ में? कायस्माटा खत्म हो गया। क्या हो गया? यहाँ से जब वो आगे बढ़ चुका, जब वो एडोलेसेंसी में चला गया सेल, तब क्या हुआ? कायस्माटा गायब हो गया उसमें से, बस जो क्रॉसिंग था वो गायब हो गया। अभी वो अब वो अलग हो जाएगा, अब अलग अलग सेल्स बनाने के तैयारी में लग जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखिए हमारा क्रोमोसोम्स अलग अलग हो चुका, ओके। और साथ ही साथ क्या होगा? सेंट्रियोल मूव्स टूवर्ड्स पोल्स, ओके। सेंट्रियोल्स जो कि कहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका था? ये हमारे G2 फेज में, S फेज में डुप्लीकेट हो चुका था। अब यहाँ पे वो क्या करेगा? पोल्स की ओर मूव करने लगेगा। आ रही है बात समझ में? और स्पिंडल फाइबर्स बनने लगेंगे। आ रही है बात समझ में? ये तो अब क्या आ गया? आप समझ लीजिए कि प्रोफेज का लास्ट स्टेज है, यानी प्रोफेज अब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोफेज कंप्लीट क्या है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं माइटोसिस में? क्या क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाएगा, देन इसमें न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, मतलब वो सब चीज़ हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे, ओके। तो न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन, ओके। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमारे डाइकाइनेसिस में होते हैं, ओके। और इसके अलावा हमारा बहुत कुछ नहीं है डाइकाइनेसिस में पढ़ने के लिए। तो ये हो गया हमारा प्रोफेज 1 का डिटेल, ओके। इससे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अपना बेस्ट दे पाऊँ, आप लोगों को हर एक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये पांचों स्टेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो स्टेजेस है जिसके कारण वेरिएशंस आते हैं हमारी प्रजाति में, ओके। ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आते हैं जिससे कि वो नेचर को एडप्ट करने लायक बनता है आगे चल के। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। मियोसिस हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है, ओके। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 स्टेज हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है बाय 5 स्टेजेस, ओके। अगर आप लोगों को इस तरह से डिटेल समझने में बहुत आसानी हो रही है, बहुत पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करने की, दूसरों को भी भेजिए, दूसरों को भी बेनिफिट हो सके, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऑलवेज रेडी रहूँगी आप लोगों के लिए, ओके। थैंक यू।